Hello everyone, myself Apurva and welcome back to my YouTube channel again. Sorry for the delay in a video. Now the videos will be published on time. Today I am going to teach you very interesting topic, so let's start. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे। So students, we are continuing with our English literature series and today's topic of discussion is American and Indian English. So without any further delay, let's start the topic. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है ये अमेरिकन इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे बाईलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ किया है कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जैसा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिकन इंग्लिश समटाइम्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश और यूएस इंग्लिश इज द सेट ऑफ वेराइटीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब हुआ कि जो अमेरिकन इंग्लिश है इसको कभी कभी यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश या हम बोल सकते हैं यूएस इंग्लिश भी इसको कहा जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल अंग्रेजी भाषा की किस्मों का समूह है। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी तरह की इंग्लिश अमेरिका में बोली जाती है उन सभी के समूह को हम इंग्लिश लैंग्वेज या अमेरिकन इंग्लिश कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस इज द डी फैक्टो कॉमन लैंग्वेज यूज इन गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड कॉमर्स। बहुत इजी सी लाइन है। इसका मतलब है कि जो अंग्रेजी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा है और ये जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स होते हैं, चाहे एजुकेशन होता है या फिर वाणिज्य वगैरह के जो काम होते हैं हमारे व्यापार वगैरह के, सारे में ये लैंग्वेज वहां पर उपयोग की जाती है। आगे है इट इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मोस्ट यूएस स्टेट्स एट लीस्ट 30 आउट ऑफ 50। इसका मतलब है कि अधिकांश अमेरिकी राज्यों, यदि मान लीजिए 50 यदि जैसे वहां पर राज्य है, स्टेट्स है, तो उसमें कम से कम 30 स्टेट्स ऐसे हैं, 30 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें ये लैंग्वेज यूज की जाती है। फिर है सिंस द लास्ट 20th century अमेरिकन इंग्लिश हैज बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ल्ड वाइड। मतलब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हम बात करते हैं तो ये जो अमेरिका में जो अंग्रेजी है वो दुनिया भर में इंग्लिश का सबसे प्रभावशाली रूप माना गया। मतलब उसके बाद जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा उभर के सामने आई थी और पूरे वर्ल्ड में वो यूज की जाने लगी थी। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंग्लिश में हम ये बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से अमेरिकन इंग्लिश की शुरुआत हुई है। तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इसको समझाने के पहले मैं आपको एक पूरी स्टोरी सुना देती हूँ जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए 17th सेंचुरी की यदि बात करें तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वे काफी स्ट्रांग थे और वे पूरे विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में उन्होंने अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाया मतलब वहां पर गए और अपनी कॉलोनीज बनाई ताकि व्यापार कर सके। और इसी के जरिए पहली बार इंग्लिश भाषा अमेरिका पहुंची थी। अब इंग्लिश भाषा अमेरिका क्यों पहुंची थी? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे और ये ब्रिटिशर्स जब इंग्लैंड से आए थे तो अपने साथ इंग्लिश भाषा लेके आए थे। अब ब्रिटिश लोग इंग्लिश के ये इंग्लैंड के विभिन्न विभिन्न भागों से आए थे। कोई इंग्लैंड में एक क्षेत्र तो था नहीं कि जिससे वो अमेरिका आए हो। तो इंग्लैंड के जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट थे जिससे वो वहां अमेरिका पहुंचे थे। तो वहां पर इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उनकी अलग अलग बोलियां होती थी। इंग्लैंड में भी जो अलग अलग टाइप की इंग्लिश बोली जाती थी
और जब वो अमेरिका गए होंगे तो अपनी अलग अलग टाइप की इंग्लिश लेके गए होंगे। और जब ये अमेरिका में साथ रहने लगे, उनने वहाँ पे कॉलोनीज बनाई, तो ये सारी बोलियों का वहाँ पे एक टाइप से मिश्रण हुआ, और मिश्रण होने से एक नई टाइप की इंग्लिश बन के सामने आई। बट हम इस नई वाली इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक वहाँ की अमेरिका की लोकल जो स्थानीय भाषा होती है, लोकल जो लैंग्वेज होती है, जब तक उस पर इस इंग्लिश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वहाँ की अमेरिकन इंग्लिश नहीं कही जा सकती है। अब ये अमेरिकन जो इंग्लिश थी या अमेरिकन जो भाषा थी, उसमें इसका प्रभाव कब पड़ा? तो उसका प्रभाव उसका 18th सेंचुरी पे पड़ा था। तो 18th सेंचुरी में ये हुआ था कि अमेरिका की जो स्थानीय भाषा थी, उन्होंने इस इंग्लिश पर अपना इफेक्ट डाला, जिसके कारण अब अमेरिकन इंग्लिश का यहाँ से हम बोल सकते हैं जन्म हुआ था। और यही पूरा मैंने इस पैराग्राफ पे समझाया हुआ है कि द यूज ऑफ इंग्लिश इन यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका। मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी का जो प्रयोग है, अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का परिणाम है। The first wave of English-speaking settlers arrived in North America during the early 17th century, followed by further migrations in the 18th and 19th centuries. मतलब 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी बोलने वाले जो निवासियों की पहली लहर उत्तरी अमेरिका में पहुंची थी, जिसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में उनका और अधिक वहां पे प्रवासन हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। फिर आगे लिखा हुआ है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड सेटल्ड इन अमेरिकन कॉलोनीज ड्यू टू विच एन एक्सटेंसिव डायलेक्ट्स मिक्सचर took place in America and the English varieties in America became more homogeneous compared with the varieties in England। मतलब 17वीं और 18वीं जो शताब्दी थी, इसके दौरान इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों के लोग अमेरिका उपनिवेशों में बस गए थे, जिसके कारण अमेरिका में एक व्यापक बोली जो डायलेक्ट है उसका मिश्रण हुआ, और अमेरिका में अंग्रेजी किस्में इंग्लैंड की किस्मों की तुलना में बहुत अधिक समरूप हो गई, मतलब मिक्स होने लगी। Since the 18th century, American English has developed into some new varieties, including regional dialects that retain minor characteristics of European languages। मतलब 18th century के बाद अमेरिका अंग्रेजी क्षेत्रीय बोलियों सहित कुछ नई किस्मों में विकसित हुआ था, जिनमें यूरोपीय भाषाओं की छोटी विशेषताएं बरकरार हैं। ये सारा वही लिखा हुआ है जिसको मैंने आपको एज अ स्टोरी समझाया था। यही इसका पूरा हिंदी में भी यहाँ पे मैंने नोट्स दे रखा है, एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, कि अमेरिकन इंग्लिश के कौन कौन से फीचर्स हैं। फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है स्पेलिंग्स और फोर्थ है ग्रामर। पहला फीचर है प्रोनाउंसिएशन। तो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स slightly from British English. Both languages have different accents in their native areas, but there is a huge difference in the pronunciation of both these languages. Most of the American accents are rhotic, whereas the British accents are non-rhotic. प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग होता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, तो ये किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये भाग होता है। अब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत कुछ एक समान है, क्योंकि ब्रिटिश से अमेरिकन इंग्लिश इवॉल्व हुई है, तो इसका उच्चारण भी ब्रिटिश इंग्लिश के समान होता है, पर जो उसमें स्थानीय भाषाएं हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ बदलाव लाया गया, जिसके कारण इसके उच्चारण में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया है। तो जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे रॉटिक और नॉन रॉटिक लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। तो रॉटिक मतलब होता है व्हेन द कॉन्सोनेंट आर इज प्रोनाउंस्ड इन अ वर्ड, मतलब जब किसी शब्द में आर का उच्चारण किया जाएगा तो रॉटिक कहलाएगा, और जब किसी शब्द में आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा तो वो नॉन रॉटिक कहलाएगा। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वो रॉटिक होती है, मतलब वहां पे आर का उच्चारण किया जाता है,
और जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है वो नॉन रॉटिक होती है, मतलब वहां पर आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द वर्ड वाटर इज प्रोनाउंस्ड वाटर इन अमेरिका, वेयर इज इन ब्रिटेन इट इज प्रोनाउंस्ड वाटर। मतलब यहाँ पे जो कि वाटर में आर का हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वाटर, मतलब ये किसकी लैंग्वेज होगी, ये अमेरिकन इंग्लिश होगी। अब यहाँ पे वाटर, यदि ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं तो वहां पे आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो ये पढ़ा जाता है वाटर, मतलब ये नॉन रॉटिक है। देखिए, ऐसे कई या कुछ ऐसे भी शब्द थे जिसके उच्चारण में हल्के हल्के अंतर आए हैं, वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। अमेरिकन यदि लैंग्वेज में इसको पढ़ा जाएगा तो इसको बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट, और जब इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसको बोला जाएगा एडवर्टिजमेंट। तो वहां पे टाइज नहीं लगा, वहां पे एडवर्टिजमेंट पढ़ा जाता है। अगला एग्जांपल है जैसे मिसाइल का, तो अमेरिका में इसको मिजिल पढ़ा जाता है, मिजिल, मैंने लिखा भी वहां पे, अमेरिका में इसको मिजिल पढ़ा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको मिसाइल पढ़ा जाता है। अगला है बेबून, इसको अमेरिकन में बात किया जाए तो इसको बबून पढ़ा जाता है, और ब्रिटेन में इसको बुबून पढ़ा जाता है। अगला फीचर है वोकैबुलरी। द अमेरिकन वोकैबुलरी इज प्रीटी मच द सेम एज द ब्रिटिश इंग्लिश वोकैबुलरी, बट देयर आर सम ह्यूज चेंजेस that took place in the meaning of specific words. The word football in the British English refers to a sport which is called soccer in the American English. देखिए, जैसा अभी हमने देखा था कि जैसे प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे थे, तो दोनों भाषाओं का काफी हद तक सेम था, क्योंकि ब्रिटिश से ही अमेरिकन इंग्लिश इवॉल्व हुई थी। अब यहाँ पे यदि हम वोकेबलरी को देखें तो वोकेबलरी भी दोनों भाषाओं की बहुत हद तक एक जैसी है, पर जैसे जैसे समय बढ़ा और 18th सेंचुरी आई तो 18th सेंचुरी के बाद चेंजेस आने लगे, जिसके कारण कुछ शब्द हैं जिसके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में होने लगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, द वर्ड फुटबॉल, यानी जैसे जो फुटबॉल शब्द है ये ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, परंतु अमेरिका में इसको फुटबॉल नहीं कहते हैं, वहां फुटबॉल की जगह सॉकर शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है। अब the change in vocabulary creates a bit of difference between the British and the American English, but in general most of the words in American English are same as the British English. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार जो छोटे छोटे बदलाव हमको देखने को मिले हैं उसके कारण ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में भी हल्का हल्का अंतर आया, पर अमेरिकन इंग्लिश के बहुत या अधिकांश ऐसे शब्द हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश के ही समान है। ये आप देख रहे होंगे, एक टेबल बनी हुई है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग एक है मगर दोनों का अलग अलग नाम से वहां पे बुलाया जाता है। जैसे जिसको ब्रिटिश अपन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें फुटबॉल कहा जाता है, अमेरिका में उसको सॉकर कहा जाता है। ब्रिटिश में जिसको क्यू कहा जाता है, अमेरिका में इसको लाइन कहा जाता है, जैसे लाइन में रहो क्यू में रहो, इस टाइप से। ब्रिटिश में जिसको फिल्म कहा जाता है, अमेरिका में इसको मूवी कहा जाता है। ब्रिटिश में जिसको टाइम टेबल कहा जाता है, समय सारणी जो हम बनाते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में इसको शेड्यूल कहा जाता है। अगला फीचर है स्पेलिंग। जस्ट लाइक द वोकैबुलरी, द स्पेलिंग ऑफ अमेरिकन इंग्लिश आर ऑल्सो वेरी मच सेम as that of British English, but due to the evolution of American English, there are spellings that have been modified in American English. इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे वोकैबुलरी थी तो वोकैबुलरी की तरह ही अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी ब्रिटिश इंग्लिश के समान ही है, यानी इसकी जो स्पेलिंग यदि देखा जाए तो वो भी अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग भी ब्रिटिश इंग्लिश के समान ही है। पर चूंकि अमेरिकन इंग्लिश में बदलाव आए थे तो इन बदलाव के कारण कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो लिए तो ब्रिटिश इंग्लिश से ही गए हैं, परंतु उनकी स्पेलिंग या वर्तनी में हमको बदलाव या अंतर देखने को मिले हैं। अब आगे इसमें ये बताया गया है, these spellings pretty much have the same pronunciation but it creates a difference whenever
अ पर्सन ट्राइज टू राइट दैम। मतलब इन जो वर्तनी का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको जब पढ़ा जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो पढ़ने में वो सेम लगते हैं। यानी चाहे अमेरिकन के हो, इंग्लिश के हो, या वो ब्रिटिश इंग्लिश के हो, दोनों को पढ़ने में सेम उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। पर जब उसको लिखा जाता है तो लिखने के टाइम में उनकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी अलग हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो लिखावटी होती है या लिखावट होता है उसमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल ये दिया हुआ है अमेरिकन और ब्रिटिश का। जैसे सेंटर है, दोनों में आप अमेरिकन इंग्लिश हो या ब्रिटिश हो उसमें पढ़ेंगे तो सेंटर को सेंटर ही पढ़ेंगे। बट स्पेलिंग आप देखिएगा, एक में CENTER है और एक में है CENTRE। दोनों सेंटर पढ़े जा रहे हैं, बस लिखावट में थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजेस देखने को मिलता है। अगला है ग्रे। एक में GRA ग्रे है और ब्रिटिश में GRE ग्रे है, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है। ह्यूमर, इधर अमेरिकन में HUMOR ह्यूमर पढ़ा जाता है और ब्रिटिश में HUMOUR ह्यूमर पढ़ा जाता है। अमेरिकन में कलर COLOR कलर और ब्रिटिश में इसको COLOUR लिखा जाता है, यानी लिखावट में अंतर आया है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का समान है। अगला फीचर है ग्रामर। द ग्रामर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश डिफर स्लाइटली फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। दीज डिफरेंसेस आर एविडेंट इन द डेली यूज ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अमेरिकन लैंग्वेज और जो ब्रिटिश इंग्लिश की जो ग्रामर है, इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। इस अंतर को हम अपने डेली जो कन्वर्सेशन करते हैं या जो रोजमर्रा की बातें होती हैं उसमें भी इसको हम देख सकते हैं। और इन दोनों जो भाषाएं हैं, दोनों जो लैंग्वेज है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, इसके टेंस और वर्ब्स में भी थोड़ा सा छोटा सा लिटिल बिट अंतर देखने को मिलता है। अब वो क्या अंतर है देखते हैं। टेंस को यदि समझा जाए तो अमेरिकन्स यूजुअली यूज द पास्ट सिंपल टेंस एट द टाइम ऑफ डिस्क्राइबिंग एन इवेंट दैट हैज जस्ट now occurred. On the contrary, people in the UK prefer to apply present perfect tense. इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि जो अमेरिकन्स हैं वो पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं हाल ही में कोई घटित घटना को बताने के लिए, यानी कोई भी घटना जो रिसेंटली हुई है उसको यदि उनको बताना होता है तो जो अमेरिकन जो हमारी इंग्लिश है उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जबकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं रिसेंटली किसी भी घटित घटना को बताने के लिए, यानी अभी हाल ही में फिलहाल में कोई घटना घटित हुई है, यदि उसको ब्रिटिशर्स बताना चाहेंगे तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके बताएंगे। जबकि जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें इसको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करके बताया जाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि अमेरिकन अमेरिकन में यदि हम हाल ही में कोई घटना हुई इसको बताना है, जैसे दे ऑलरेडी टुक इट, इसको अमेरिकन लैंग्वेज में इस तरह से पढ़ा जाएगा, दे ऑलरेडी टुक इट, यानी इसको पास्ट सिंपल में लिखा गया है। और जो ब्रिटिशर्स होंगे या जो ब्रिटिश लैंग्वेज होगी उसमें दे हैव ऑलरेडी टेकन इट, यानी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। ये इनके टेंस में अंतर होता है। अब आते हैं हम वर्ब की तरफ। वर्ब में ये बताया गया है कि लगभग सारे वर्ब भी दोनों के जो होते हैं लैंग्वेज के वो ऑलमोस्ट समान है, परंतु दो प्रकार की क्रियाओं में इन भाषाओं में थोड़ा सा अंतर हमको देखने को मिलता है। जो वर्ब्स होती हैं उनमें कुछ कुछ में बस हमको अंतर देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है गॉटन और गॉट का। तो जैसे गॉटन हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है उसमें यूज करते हैं, गेट गॉट गॉटन, है ना। तो जब इसको जो अमेरिकन होंगे वो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके बोलेंगे, जैसे आई हैवंट गॉटन द न्यूज। जबकि इसको जो ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ा जाएगा तो आई हैवंट गॉट द न्यूज इसको पढ़ा जाता है। तो वर्ब में ये थोड़ा सा हमको अंतर देखने को मिलता है। अब जैसे इज वर्सेस आर, द टीम इज डूइंग वेल इन द कंपटीशन।
अमेरिकन यदि इंग्लिश है उसमें देखेंगे तो द टीम है, टीम को हम जनरली प्लूरल मान के चलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का समूह है, वो टीम है। तो इनने बोला यार जब टीम ही है ही तो उसको एक सिंगल उससे ही डिनोट करते हैं, इज लगा के यहाँ पे वर्ब को यूज किया जाता है। जबकि जो ब्रिटिश इंग्लिश है इसमें द टीम आर डूइंग वेल इन द कंपटीशन, यहाँ पे टीम के साथ आर का यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश एसेंट। पहली और दूसरी स्लाइड में जब हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था तब हमने जाना था कि जो अमेरिकन इंग्लिश है इसको जनरल अमेरिकन इंग्लिश के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें बहुत सी बोलियां या बहुत से जो एसेंट्स हैं वो सम्मिलित हैं और ये सभी बोलियां मिलकर ही अमेरिकन इंग्लिश को जन्म देती हैं। वैसे तो अमेरिकन इंग्लिश में 30 तरह की बोलियां या डायलेक्ट्स होते हैं, बट उनमें से 5 जो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं वो इस प्रकार है। ये 5 सबसे फेमस डायलेक्ट जो यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, पहला है न्यूयॉर्क सिटी एसेंट, दूसरा है साउदर्न अमेरिकन एसेंट, तीसरा है ईस्टर्न न्यू इंग्लैंड एसेंट, फोर्थ है जनरल अमेरिकन इंग्लिश एसेंट और फिफ्थ है फिलाडेल्फिया एसेंट। अब हम देखते हैं इंडियन इंग्लिश के बारे में। तो इंडियन इंग्लिश के बारे में डीप में जाने से पहले थोड़ा सा इसका भी एक इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड हैज एन एस्टिमेटेड 125 million speakers. In fact, India is now considered the world's second largest English speaking country. और अगले वाले इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ कंट्री with a rich linguistic background, home to an estimated 2000 languages and varieties. The country has no recognized national language, but some of the official languages include Hindi, Tamil, Malayalam, या Punjabi, Urdu and English, which is an associate official language. इन दोनों पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में सहयोगी आधिकारिक भाषा, इसको भारत की मतलब भारत की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या सहयोगी आधिकारिक भाषा भी इसको बोल सकते हैं। फिर जो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लगभग 125 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है, जिसके कारण भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जहां पे इंग्लिश भाषा बोली जाती है। इंडिया का एक बहुत ज्यादा रिच लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, मतलब बहुत समृद्ध भाषाई पृष्ठभूमि है, जहां लगभग 2000 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन बहुत सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जरूर है यहाँ पर, जैसे कि हिंदी है, तमिल है, पंजाबी है, मलयालम है, तेलुगु है, इंग्लिश है, ये सारी इसकी ऑफिशियल भाषाएं हैं। अब हम इंडियन इंग्लिश की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंडियन इंग्लिश इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल द वेराइटीज ऑफ इंग्लिश यूज्ड अक्रॉस इंडिया एंड बाय द इंडियन डायस्पोरा. Unlike other English varieties, there is no standard form of Indian English and it is regarded as a variety of British English. When English is used is an official capacity, example in education, publishing or government standard, British English is typically used. इस पूरे पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि जो इंडियन इंग्लिश है वो भारत में रहने वाले और भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों द्वारा बोले जाने वाली इंग्लिश को कहते हैं, यानी इस बोली को इंडियन इंग्लिश कहते हैं। फिर दूसरी इंग्लिश भाषाओं जैसे इसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और ये भी ब्रिटिश इंग्लिश से ही इवॉल्व हुई है। जब भी कोई ऑफिशियल हमको काम करना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का काम हो या एजुकेशन का हो, चाहे कोई बुक पब्लिशिंग का काम हो या फिर कोई भी ऐसे काम होते हैं, तब ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है इसका यूज किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश।
तो इंडियन इंग्लिश का थोड़ा सा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या था। तो इंग्लिश वॉज फर्स्ट ब्रॉट टू इंडिया इन 1603 when English traders and businessmen set up the East India Company. It was an English trade company that oversaw the buying and selling of products between the Indies and the UK and the rest of the world. Very soon, the EIC colonized India. इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहा है कि जो इंग्लिश भाषा थी वो भारत में सबसे पहले 1603 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन और भारत और विश्व के बीच में व्यापार पर नजर रखती थी, यानी सबका मीडिएटर का काम करती थी। बहुत जल्द इन्होंने भारत को कॉलोनाइज कर लिया या इसे अपना उपनिवेश बना लिया। इस स्लाइड में ये कहना चाह रहा है कि इन 1835 इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ EIC रिप्लेसिंग पर्सियन। थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। 1835 तक जो पर्सियन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी, पर इसे बदलकर बाद में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। थॉमस मैकाले है, इनकी सलाह के अनुसार भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने लगा था, जिसके कारण इंग्लिश भाषा की विभिन्न भाषाओं के संपर्क में आई और इंडियन इंग्लिश ने जन्म लिया था। इस पूरे स्टैंजा में यही बताने की कोशिश की गई है। तो इन 1835 इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ EIC रिप्लेसिंग पर्सियन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1835 में फारसी की जगह पारसी की जगह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की आधिकारिक भाषा बन गई थी। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड प्रमोटिंग इंग्लिश इन इंडिया। शिक्षा की सहायता से अंग्रेजों ने भारत में इंग्लिश को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। A British politician named Thomas Macaulay stated that English would be the medium of instruction for Indian schools. जो थॉमस मैकाले हैं, एक व्यक्ति थे थॉमस मैकाले नाम के, ये एक ब्रिटिश राजनेता थे और इन्होंने कहा था कि भारतीय स्कूलों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो ही ट्रेंड द टीचर्स एंड ओपनड इंग्लिश बेस्ड यूनिवर्सिटीज। तो उन्होंने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, अंग्रेजी आधारित जो इंग्लिश मीडियम बेस्ड जो स्कूल यूनिवर्सिटीज थी वो सारी खोली गई। फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस एफर्ट्स वेयर मेड टू मेक हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, but due to the protest from non-Hindi speaking states, both English and Hindi were accepted as the official language under the Official Language Act of 1963। मतलब स्वतंत्रता के बाद यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए कि हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया जाए, परंतु जो गैर हिंदी भाषाई जो राज्य थे कुछ वो विरोध करने लगे और उनके विरोध के कारण 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों को आधिकारिक भाषाओं के रूप में स्वीकार फिर किया गया था। फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश। अब हम देखते हैं इंडियन इंग्लिश के कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला है वोकैबुलरी, दूसरा है प्रोनाउंसिएशन और तीसरा है स्पेलिंग। अब हम देखते हैं वोकैबुलरी के बारे में। तो when it comes to words, English spoken in India has been under the very strong influences of the native languages of the subcontinent, which is reflected in its lexicon। देखो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब हम इंडियन इंग्लिश की वोकैबुलरी को देखते हैं तो हमें इसमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि इस पर स्थानीय भाषाओं का बहुत, जो भाषाएं थी स्थानीय भाषाएं, उनका बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है, जिसके कारण बहुत से नए वर्ड्स भी इसमें जुड़े हैं और इस चीज को इसकी शब्दावली या लेक्सिकॉन जो होता है मतलब शब्दावली है, इसमें इजीली देखा जा सकता है। आगे कहा गया है कि मैनी वर्ड्स फ्रॉम इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस
have been introduced into the global English language spoken worldwide. Example, jungle या बंगलो, पंच, शॉल एंड वेरांडा। इसमें ये कहा गया है कि स्थानीय भाषाओं ने इंडियन इंग्लिश में बहुत से नए शब्द प्रदान किए हैं जिन्हें आगे चलकर वैश्विक स्तर पर बोली जाने वाली इंग्लिश भाषा में जोड़ दिया गया है। Many a times people even add local words in between a conversation. Many Hindi words such as अच्छा are used in conversation carried out in English. कई बार ऐसा भी होता है कि भारत के स्थानीय निवासियों द्वारा स्थानीय शब्दों का भी इंग्लिश कन्वर्सेशन के बीच यूज किया जाता है। जैसे अच्छा एक वर्ड होता है जो हम कन्वर्सेशन के बीच में इसको यूज करते हैं। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। अब जैसे आप देखे होंगे इंडियन इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसका मीनिंग लिखा हुआ है। जैसे जैसे लिखा है पहला ब्रिंजल, उसका यदि ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो उसको एग प्लांट कहा जाता है वहां पे, है ना। जैसे लेडी फिंगर है तो वहां पे ओकरा कहा जाएगा। यहाँ पे चप्पल जिसको बोलते हैं वहां सैंडल्स कहा जाएगा। यहाँ पे जो फिंगर चिप्स है उसको फ्रेंच फ्राइज वहां पर कहा जाएगा। अब हम देखते हैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में। द इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंग्लिश लैंग्वेजेस। बहुत इजी सी लाइन है कि भारतीय इंग्लिश का जो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज का जो उच्चारण है वो अन्य भाषाओं से थोड़ा सा अलग है। देयर इज अ लेक ऑफ डिप्थोंग्स इन इंडियन इंग्लिश। डिप्थोंग्स आर टाइपिकली रिप्लेस्ड विद द लॉन्ग वॉवेल साउंड इंस्टेड। इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि डिप्थोंग मतलब क्या है। तो इंडियन इंग्लिश में जो डिप्थोंग्स है इनकी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। अभी डिप्थोंग है क्या, तो टू वॉवेल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड। एक साथ उच्चारित दो स्वरों से बनी एकल ध्वनि को डिप्थोंग यहाँ पर कहा गया है। मतलब जब दो वॉवेल साउंड मिलते हैं, वॉवेल हम सब जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स हैं। तो जब दो वॉवेल साउंड मिलते हैं तो मिलकर जब वो एक ध्वनि बना देते हैं उसे डिप्थोंग कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश है इसमें अक्सर दो वॉवेल का यूज किया जाता है, पर इंडियन इंग्लिश में उन्हें किसी एक वॉवेल से रिप्लेस कर दिया जाता है जिससे उच्चारण और ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल ए यू वुड बी प्रोनाउंस्ड एज ओ। मतलब ए और यू को मिलाने से डिप्थोंग बन गया क्योंकि हमने दो वॉवेल को मिला दिया, तो इन दोनों को मिलाने से डिप्थोंग बना। इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया में इसे ओ के जरिए दर्शाया जाता है। तो इसको अपन जहाँ पे ए यू साथ में यूज होते हैं उसको ओ करके प्रोनाउंस कर देते हैं, तो जिसके कारण किसी भी शब्द में दो प्रकार के वॉवेल हमको सुनाई नहीं देते हैं। अगले पॉइंट में कहा गया है कि मोस्ट प्लॉजिव साउंड्स सच एज पी टी एंड के आर टाइपिकली unaspirated, meaning there is no audible expiration of air when the sounds are produced. This differs from British English. यहाँ पे प्लेसिव साउंड करके लिखा हुआ है, प्लोजिव साउंड लिखा हुआ है। ये क्या है प्लोजिव साउंड? प्लॉजिव साउंड मतलब होता है कि वे ध्वनियां जो मुंह को बंद कर फिर से एकदम से हवा बाहर छोड़ने से जन्म लेती हैं। जैसे एग्जांपल पी, जब हम ये पी लेटर को प्रोनाउंस करते हैं तो पहले हम अपना मुंह बंद करते हैं, उसके बाद वापस से जब बोलेंगे आप पी तो हम मुंह पे जोर देके मुंह खोलते हैं, एकदम से हवा बाहर आती है और फिर हमारा ये पी करके जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो इसमें कहा गया है कि जो प्लोजिव साउंड्स हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में जब ये एयर बाहर आती है तो उनका एक अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, पर इंडियन इंग्लिश में एयर निकलते समय कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इस स्टैंजा में यही बताया गया। अब अगला फीचर है स्पेलिंग। स्पेलिंग में ज्यादा कुछ खास हमें नहीं देखने को मिला है। तो स्पेलिंग, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है मतलब इंडियन इंग्लिश की बात करें तो काफी हद तक वो ब्रिटिश इंग्लिश के ही समान है, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो द स्पेलिंग ऑफ इंडियन इंग्लिश are pretty much the same as British English and not much difference is found between Indian and British English. मतलब जो भारतीय अंग्रेजी की जो वर्तनी है या स्पेलिंग है
वो बहुत हद तक ब्रिटिश इंग्लिश के ही समान है, और भारत तो ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में कोई हमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है. एज इंडियन इंग्लिश इज इवॉल्व from British English, there are lot of similarities between the two. जो कि भारतीय अंग्रेजी ब्रिटिश इंग्लिश, जो भारतीय हमारी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, वो ब्रिटिश इंग्लिश से ही विकसित हुई है, डेवलप्ड हुई है. इसलिए दोनों के बीच में हमें बहुत सारी समानताएं भी देखने को यहाँ पर मिलती हैं. So guys, this was the information about American and Indian English, and I have tried to explain you all the facts related to the above stated topics in easiest of terms. Next video will be published soon. Till then, take care. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel if you like my content.